जय हिंद जय भारत आत्मनिर्भर भारत पार्ट 4। आज हम सोचेंगे थोड़ा लेबर के बारे में। अभी हम सबसे पहले तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसके लिए मोदी जी और हम सब भारतवासियों को खूब खूब बधाई। अभी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट इधर इंडिया में लाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज को बोलते हैं इधर आके मैन्युफैक्चर करो हमारे इंडिया में आके, और फ्री में जमीन दे रहे हैं। और आप उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे दो, पानी फ्री में दे दो, 3 साल का टैक्स नहीं भरना, फ्री में दे दो। आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो। इतने से क्या कंपनी इधर आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उनको अभी मेन चीज चाहिए लेबर। लेबर में भी दो चीजें होती है, एक तो कानून लेबर लॉस, और दूसरा होता है स्किल लेबर। ये दोनों चीज उनको फेवरेबल में होती है तभी कोई आदमी सोचता है कि वहां जाके इन्वेस्ट करे। अभी ये दोनों हमारे यहाँ पे बहुत बड़े ड्रॉबैक है और उसके बारे में हम थोड़ा सोचते हैं। जैसा मोदी जी ने एलेक्स एजुकेशन का जैसे पूरा पुराना हटा के पूरा डिलीट करके अभी एक नए से चालू किया है, वैसे ही हमको जो भी हमारे लेबर लॉस है उनको पूरा डिलीट कर देना चाहिए। पूरा उसको बस करके नया सा सिंपल रूल ले आना चाहिए। वो सिंपल रूल हम अभी देखते हैं। हमारे जितने भी लेबर लॉस है ना वो सब आउटडेटेड हो गए हैं। और अभी जैसे गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए 3 साल के लिए ब्रेक दिया है कि सबको लेबर लॉस ब्रेक। लेकिन ये ब्रेक से कोई आने वाला नहीं है क्योंकि उसके बाद फिर से वही सर दर्द है उनको। तो कंप्लीटली नया चेंज करना मेरी एडवाइस रहेगी। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि कंपनी की क्या ऑब्लिगेशन होनी चाहिए एम्प्लॉय की तरफ। तो कंपनी की जो मैंने बोर्ड्स में लिखी है उतनी ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए उनका। सबसे पहले होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वर्कर्स के साथ। उसमें वो क्या काम करना है उनको क्लियरली डिस्क्राइब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक काम बोले और फिर कहीं और काम के लिए लगवा दे, या कोई एक काम के लिए बुलाए और फिर पाँव दबाने लग जाए। वैसा नहीं होना चाहिए। जो लिखा है उसमें वही काम उसको देना चाहिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट नोटराइज होना चाहिए। नोटरी उसको पढ़ के उसको सुनाना चाहिए सामने वाले को, अगर लेबर अनपढ़ है, नहीं पढ़ सकता या ठीक से जो भी है। तो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का ऑब्लिगेशन है, पक्का होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। और अब से ये टेम्पररी वर्कर, ये प्रोबेशन पीरियड, ओके, परमानेंट वर्कर, ये सब नहीं, एक ही एक रहेगा बस। एक ही एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ही वर्कर, कोई परमानेंट कोई ये सब, वो सब हट गया इसमें। फिर दूसरा होना चाहिए कि कंपनी की ऑब्लिगेशन रहेगी कि उसमें एक ही एक बस सैलरी में रहेगी और कोई भी एक्स्ट्रा ये अलावेंस फलाना अलावेंस दिख रहा है ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट हो गया, मेडिकल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कुछ भी नहीं। सिर्फ उसमें एक सैलरी अमाउंट मेंशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया पर मंथ, या पर डे का, या पर आवर का, या जो भी है वो बस वो मेंशन रहेगा काम करने का। एडिशनली 25% कंपनी को मैन पावर डिपार्टमेंट एक बनाना, गवर्नमेंट बनाएगी, उसमें जाके डिपॉजिट करना है इसके नाम से, सिमिलर टू पीपीएफ और जो भी बोलिए उसको। तो 25%, 10,000 तो दे ही रहा है पगार, प्लस कंपनी का ऑब्लिगेशन रहेगा 25%, यानी 2,500। और अगर किसी का पगार 1 लाख है तो 25,000 और उसको उसके नाम से डिपॉजिट करना पड़ेगा वो मैन पावर डिपार्टमेंट में। और ये फिर 25,000 का मैन पावर डिपार्टमेंट क्या करेगी ये हम पढ़ेंगे आगे। गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन में क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में कंपनी की कंप्लायंस होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। ओके, ऐसे नहीं है कि कोई गंदा कीचड़ में काम करवा दिया, गंदी जगह है, वैसा नहीं, अच्छा होना चाहिए। और वर्क सेफ्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी मेजर्स नहीं है और एम्प्लॉय की जान चली जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। उसको वर्क सेफ्टी पूरा फायर ये सब कुछ कंप्लायंट होना चाहिए। बस कंपनी की ऑब्लिगेशन इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी हम अभी हमारा दूसरा प्रश्न आता है, वर्किंग डेज, आवर्स, ब्रेक टाइम क्या होगा, ओवर टाइम क्या होगा, उसके बारे में। वो भी बहुत सिंपल होना चाहिए। देयर हैज टू बी 6 वर्किंग डेज पर वीक, 6 दिन होना चाहिए काम करने के लिए। एक दिन छुट्टी होनी चाहिए, वो छुट्टी में मैं थर्ड में दिखाऊंगा। 8 घंटे पर डे का काम होना चाहिए मिनिमम, और उसमें 8 घंटे में से 30 मिनट्स का ब्रेक होना चाहिए मिनिमम। तो 8 6 48 और 36 मतलब 3 आवर्स, तो 45 आवर्स पर वीक काम करेंगे। हालांकि स्टैंडर्ड है 40 आवर्स का, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट 45 आवर्स, तो उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंपनी को भी अच्छा रहेगा। और आपका वर्क टाइम क्या होना चाहिए? तो 2 आवर्स आफ्टर द सनराइज,
यानी सनराइज होने के बाद 2 घंटे बाद ही आप उनको बुला सकते हैं, और सनसेट होने से 1 घंटे पहले उनको भेज देना है। सो दे शुड लीव 1 आवर बिफोर द सनसेट। अगर उस बीच में अगर कोई और टाइमिंग रखना है उनको उनकी इंडस्ट्री के हिसाब से, देन दे कंपनी ऑब्लाइज्ड टू पे द ट्रांसपोर्ट टू द एम्प्लॉय टू गो होम और टू कम फॉर द वर्क। जो हिसाब जल्दी बुलाता है या जल्दी भेजता है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा उनके घर तक का, ऑफिस से घर तक का, वो कंपनी का ऑब्लिगेशन होगा। लेकिन इसमें गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगी कि क्या कितने बजे रखना है उनको टाइमिंग, कितने बजे बुलाए कितने बजे नहीं बुलाए, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में है। हाँ, ये बेसिक कंडीशन यही रहेगी। ओवर टाइम 8 घंटे से ऊपर किसी को काम करवाना है तो भी करवा सकते हो, तो मिनिमम उसका जो वेज फिक्स होना चाहिए मिनिमम 1.5 होना चाहिए। गवर्नमेंट को फिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि 2 गुना दो, 3 गुना दो, 1 घंटे के ऊपर जाएगा। इतना सिंपल कैलकुलेशन आपको एग्री करना है उनके कॉन्ट्रैक्ट में। वो लोग जो एम्प्लॉय एग्री करे उनके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं होना चाहिए इसमें। अभी थर्ड पॉइंट आता है लीव का, छुट्टी। तो 1 दिन तो छुट्टी मिलेगी उनको पर वीक के लिए, 1 डे पर वीक। तो ये हो गया 6 दिन काम किया, 1 दिन छुट्टी, चाहे संडे को हो, वो डिपेंड है कंपनी के ऊपर है। गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मोस्टली संडेज को ही होती है, लेकिन कंपनीज के ऊपर है। कोई टूरिज्म इंडस्ट्री है तो कोई वेडनेसडे को देगा, कोई मंडे को देगा, कंपनीज के ऊपर है। फिर दूसरा, उसमें नेशनल हॉलीडेज हो वो सब उनको मिलेगी, कोई गवर्नमेंट की हॉलीडे हो, इलेक्शंस हो, वो सब हॉलीडेज उनको मिलेगी। फिर तीसरा है 4 डेज पर कंप्लीटेड मंथ ऑफ सर्विस। 1 महीना अगर काम करता है वो, तो उसको 4 दिन की छुट्टी एलिजिबल है, 4 दिन की वो ले सकता है। और दिस 4 मंथ्स इंक्लूड्स उसकी सारी छुट्टी। जैसे कोई छुट्टी चाहता है, कैजुअल लीव लेना चाहता है, कैजुअल लीव हो गया, सिक लीव हो गया, फेस्टिवल हो गया, नो कोई डेथ हो गई, कोई इसमें चाह कभी भी ले सकता है ये। यानी डेथ हो गई और भी जितने भी इसके लीव होंगे सारे इस 4 दिन में कवर हो जाएंगे। अगर 4 दिन नहीं लिया इसने छुट्टी, अगर नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ तो फिर से 4 मिलेगी, तो 4 + 4 8 होगी। लेकिन ये जितने भी लीव्स है वो 25 डेज के ऊपर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती। अगर उसने छुट्टी नहीं ली है तो लैप्स हो जाएगी। ओके, तो उसको लेना ही लेना है। 25 दिन तक का वो कैरी फॉरवर्ड कभी भी कर सकता है। अगर कंपनी पूरे साल चलती रहेगी तो जिसका जो त्योहार होगा उस टाइम पे वो छुट्टी ले लेगा। कोई दिवाली पे लेगा, कोई क्रिसमस पे लेगा, कोई रमजान में ले लेगा, जिसका जो कोई पर्यूषण में लेगा, जिसका त्योहार होता है उस दिन के वो छुट्टी ले लेगा। तो एफिशिएंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पूरा साल कंपनी चलेगी, प्रोडक्टिविटी रहेगी। और जिनको छुट्टी चाहिए उनको छुट्टी भी मिल गई। तो उसके बाद मैटरनिटी लीव, कैरी फॉरवर्ड कैनॉट बी मोर देन 25 डेज। और मैटरनिटी लीव 6 मंथ्स, 6 महीने की छुट्टी देना है। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और उनका बच्चा को डिलीवरी होने वाली है तो उनको 6 महीने की छुट्टी होनी चाहिए। बट कंडीशन एक ही होनी चाहिए कि अगर शी शुड हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ सर्विस तो ही उनको छुट्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये छुट्टी का सिंपल होना चाहिए, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस अगर समझो कोई लेट आया, कंपनी ने बोला तुमने लेट आया, तेरे को छुट्टी आज, तो उस दिन उसकी छुट्टी में से कट हो जाएगा, उस दिन वो काम नहीं करेगा। आज उसकी मर्जी है, उसको नहीं आना है छुट्टी, आज उसके पास 25 दिन की छुट्टी है, वो कहीं फैमिली के साथ घूमना चाहता है तो कंपनी उसको मना नहीं बोल सकती है, वो छुट्टी ले सकता है। हालांकि फिर उसमें को कंपनी का रूल डाल सकते हैं कि कुछ उनको अगर अर्जेंट काम हो तो कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत हो सकता है एडजस्टमेंट उन दोनों में, लेकिन उसके पास एलिजिबिलिटी है, वो घूमने को जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी और एक इंपॉर्टेंट होता है टर्मिनेशन। कोई भी कंपनी को टर्मिनेट करना हो, कोई एम्प्लॉय ठीक नहीं है उसको टर्मिनेट करना है तो बहुत बड़ी मगजमारी का काम है। आज गवर्नमेंट हमारी इंडिया में क्यों पीछे है? क्योंकि इतने लोग गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं और इतने निकम्मे हैं कि ऐसे कुछ भी काम नहीं करते और पगार लेते हैं। और बाबू लोग बोलते हैं ना, आराम से सर्विस करते हैं, बस उनको गारंटी है कि हमारे तो नौकरी जाने वाली नहीं है। और यही प्राइवेट में भी हाल हो रहा है। इसीलिए टर्मिनेशन का लॉ एकदम सिंपल होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेशन, अगर एम्प्लॉय को अगर रिजाइन देना है तो उसको 30 डेज का नोटिस पीरियड कंपलसरी है। उसको 30 डेज में उसको जो अपने हैंड ओवर करके जाना है, उससे ज़्यादा उसको आप होल्ड नहीं कर सकते हो। और वो अपने कंपटीटर के पास जाना चाहता है तो भी वो जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में उसके कंपटीटर के पास नहीं जा सकता है, वैसा नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं। ओके, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, वो जा सकता है कहीं पे भी, अपना पेट अपना कमाने के लिए जा सकता है। अगर एम्प्लॉयर को टर्मिनेट करने के पे ठीक से काम नहीं कर रहा है, वैसे नहीं कर रहा है, तो सीधा नहीं निकाल सकता है। ही हैज टू गिव मिनिमम 3 वार्निंग लेटर्स। जैसे पहला वार्निंग लेटर देगा, भाई ये तूने लेट आ रहा है रेगुलरली,
तेरे को पहला वार्निंग लेटर दिया, ठीक हो जा नहीं तो हम तुझे काम से निकाल देंगे। फिर अगर वो फिर से कंटिन्यू कर रहा है तो उसको दूसरा वार्निंग लेटर देना है। फिर वो फिर से नहीं सुधर रहा है तो तीसरा वार्निंग लेटर देके उसको इमीडिएट आप निकाल सकते हो। उसके बिना आप इमीडिएट नहीं निकाल सकते हो किसी भी एम्प्लॉइज को, तो उसकी सेफ्टी रहेगी, तो उसको भी एक्सप्लेनेशन देने का टाइम रहेगा। और हर एक वार्निंग लेटर के बीच में 15 दिन का गैप होना चाहिए। एक वार्निंग से दूसरा वार्निंग लेटर आप दोगे तो 15 दिन का गैप होना चाहिए, दूसरे से तीसरा जाएगा तो भी 15 दिन का गैप होना चाहिए। और अगर आपने दूसरा वार्निंग लेटर नहीं दिया और 90 दिन हो गए, 90 डेज मैक्सिमम 90 डेज हो गया, तो वार्निंग लेटर आपका लैप्स हो जाएगा। तो 90 डेज के अंदर आपको दूसरा वार्निंग लेटर देना है तो ये वैलिड रहेगा फर्स्ट वार्निंग लेटर, नहीं तो फिर से आपको 1 से चालू करना पड़ेगा। और सिंपल गणित है, उसको क्या कंपनसेशन देना है। अगर कंपनी को अगर उसको निकालना है इमीडिएटली तो ये वार्निंग लेटर देके उसको बोलना है अगर तूने 1 साल या उससे कम काम किया है, ले भाई 1 महीने का पगार ले, निकल जा। वार्निंग लेटर का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में अगर किसी ने 2 साल किया है तो 2 महीने का पगार, 3 साल किया है तो 3 साल का पगार, कंप्लीटेड सर्विस। 4 इयर्स किया है 4, 5, 6, मैक्सिमम 6 मंथ्स का सैलरी देना है। अगर उसने 10 साल भी काम किया है और फिर उसको टर्मिनेट कर रहे हैं तो भी मैक्सिमम 6 मंथ का सैलरी। इतना क्लियर होना चाहिए टर्मिनेशन का पॉलिसी। ये भी किस लिए दिया है वार्निंग लेटर के, भाई किसी के साथ अन्याय नहीं हो, ऐसे मर्जी से नहीं निकाल दे, तो उसको रीजन के साथ लिख के देगा भाई ये तेरी गलती हुई है, और वो राइटिंग में वो लिख के देगा कि मेरी ये गलती नहीं हुई है जो भी है। और उसके बाद अगर डिस्प्यूट होता है तो मैन पावर डिपार्टमेंट में जाएगा गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन में। अभी फिफ्थ और फाइनल पॉइंट है गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को अपना एक मैन पावर डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो स्पेशली सभी एम्प्लॉइज इधर रजिस्टर करे। ये रजिस्टर करने से गवर्नमेंट को भी मालूम पड़ेगा कि कितने कितने को नौकरी मिली है, या और फिर कंपनीज जो भी 25% देगी वो इस एम्प्लॉय के अकाउंट नंबर में जाएगा। सबका यूनिक अकाउंट नंबर होएगा, या आप उसका आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं, पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं, या वही नंबर दे दीजिए तो उसमें डिपॉजिट होएगा 25%। तो इससे, और जिस महीने नहीं होएगा तो मालूम पड़ जाएगा गवर्नमेंट को ये अनएम्प्लॉयड है या ये एम्प्लॉयड है, कितने एम्प्लॉयड है कितने अनएम्प्लॉयड, वो भी एक क्लियरिटी मिल जाएगी। और इस 25% से गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि कितना अमाउंट एवरी ईयरली उनको बोनस की तरह से एम्प्लॉय को बैंक में डालेगी, डायरेक्ट बैंक में डालना है। ओके, कितना उसका इंश्योरेंस निकालना है, हेल्थ इंश्योरेंस, कितना उसका लाइफ इंश्योरेंस में डालना है, कितना उसका पेंशन में डालना है, कितना पीपीएफ में डालना है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालना है, या कितना रिटायरमेंट बेनिफिट्स देना है, कितना एक लमसम देना है, कितना एजुकेशन लोन देना है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये कंपनी का हेडेक में ही नहीं होना चाहिए। कंपनी को तो बस एक सैलरी दिया जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, 25% गवर्नमेंट को दिया, वर्क सेफ्टी दिया, गुड एनवायरनमेंट दिया, एक ट्रांसपोर्ट अगर दे दिया, अगर लेट बुलाया तो बस, उससे ज्यादा कंपनी को कुछ मगजमारी नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को जो अलग डिपार्टमेंट बनाएगी ये उनको देख रेख करना चाहिए। इससे एम्प्लॉय को भी मालूम पड़ेगा वो जो भी हो गवर्नमेंट से लड़ेगी, कंपनी से नहीं लड़ेगी। कंपनी का तो बस 25% जमा हो गया और उनको दिखेगा अपने बैलेंस शीट में, उनका जो अकाउंट होगा अकाउंट शीट्स में उनको दिखना चाहिए। फिर दूसरा है तो क्रिएट मैन पावर डिपार्टमेंट, प्रोवाइड बोनस, और ये सब हो गया। और तीसरा है गवर्नमेंट को डाटाबेस क्रिएट करना चाहिए। जितने भी जिसको भी नौकरी चाहिए एक वेबसाइट क्रिएट करो, उसमें हजारों टाइप के जॉब्स डाल दो और उसमें सब में सीवी अटैच कर दो। तो किसी भी एम्प्लॉयर को अगर ढूंढना हो तो डाटाबेस में से सीधा ढूंढ सकता है और वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। और इसमें गवर्नमेंट का मेरे ख्याल से एक वेबसाइट है, पोर्टल है ऑलरेडी, जिसमें इसमें गवर्नमेंट को उसकी जो सर्टिफिकेट्स अपलोड करते हैं वो सब वेरीफाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को, या बरोबर है इसका जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सब बरोबर है। तो एम्प्लॉयर को भी एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ भाई ये वहां से लिया है तो एकदम सही है, कोई गलत नहीं होएगा सर्टिफिकेट और ऐसा भी। दूसरा अभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्किल लेबर। हमारे यहाँ पे इसकी कमी है, वर्कर्स टाइम पे नहीं आते हैं, काम बोलो करते नहीं है, और एक्चुअली वो नॉलेज भी नहीं है उनमें। और सब कोई यूपी वाले हैं और इधर जरूरत है तो इधर वो एम्प्लॉय नहीं है। ओके, तो वो बहुत मिसमैच है, जहाँ काम करने वाले चाहिए वहाँ है नहीं, वैसा है। तो स्किल लेबर के लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक अलग से एक एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जिसमें 1 मंथ का वोकेशनल ट्रेनिंग देना चाहिए। अभी किसी को समझो सिर्फ MS वर्ड, एक्सेल और यही सीखना है, MS ऑफिस, तो उसको 1 महीने का प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना चाहिए। उससे आप पैसा ले लो तो, लेकिन उसको उसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दो, उसको सर्टिफिकेट दे दो कि उसको MS ऑफिस आता है। तो जो भी एम्प्लॉयर
सर्च करेगा कि आई नीड ए पर्सन विद MS ऑफिस नॉलेज, तो उसमें उसका नाम आ जाएगा डाटाबेस में सीधा ही, और सर्टिफिकेट दिखा सकता है मैंने कोर्स किया है पूरा। किसी को सिर्फ बिल्डिंग करना है, सीखना है, तो उसको 1 महीने का कोर्स दो, प्रोफेशनल उसको बुलाओ, उसको 1 महीने रखो, जैसे गुरुकुल में बुलाते सिखाते ना, वैसे ही उसको वहां पे बुला के वोकेशनल ट्रेनिंग देना है, वही देना है। किसी को सिर्फ फुटबॉल ही खेलना है, 1 महीना बुला के उसको वही ट्रेनिंग दो, खेलने का भी वैसे ही स्पेशलाइज करना चाहिए, तो और उसको सर्टिफिकेट देना चाहिए। तो ऐसे लाखों, हजारों नहीं लाखों ऐसी काम मिल जाएंगे, और सर्टिफिकेट से आप इश्यू करेंगे तो ऐसे ऐसे स्किल्ड हो जाएंगे वो टाइप के। तो एम्प्लॉयर को भी इजी रहेगा कि उसको क्या स्किल का चाहिए, वो सिर्फ वो ढूंढेगा और उसको मिल जाएगा तुरंत ही। अथवा नहीं भी मिलता है ना, वो बोलता है मेरे पास नहीं है, मुझे फॉरेन से आदमी बुलाने हैं, तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होना चाहिए ये जो है ना डाटाबेस, आपको इस डाटाबेस में से, अच्छा तेरे को कैसा आदमी चाहिए, बिल्डर चाहिए, ठीक है, आप उसको 10 CV लेके दे दो, ये लो हमारे पास 10 क्वालिफाइड बिल्डर है, या क्वालिफाइड कारपेंटर्स है, या क्वालिफाइड मशीन चलाते हैं, क्वालिफाइड पैकिंग करते हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर्स है, जो जो अपने अपने सब्जेक्ट्स में है। तो गवर्नमेंट को खुद देना चाहिए इसमें आगे बढ़ के। तो ऐसे अगर ऐसा रूल आप सिंपल सा बना दो, कंपनी दौड़ दौड़ के इधर आएगी, क्योंकि अपने इंडिया में क्या है ना, टैलेंट है, एजुकेशन बहुत अच्छा है, एक आदमी जुगाड़ी हुआ है यहाँ पे इंडिया में, तो वो उनको मालूम है। लेकिन ये लॉ है ना, लॉ ने सबको बिगाड़ के रखा है। तो लॉ अच्छा रहेगा तो कंपनी को भी अच्छा है, कोई काम नहीं करता है तो उसको निकाल दो, ज्यादा क्या कॉम्पनसेशन है, उनको भी क्लैरिटी है, उनको भी मगजमारी नहीं है, कोई डिस्प्यूट होता है तो मैन पावर में जाए फिर वो, और फिर आगे जा सकता है, लेकिन कंपनी को मगजमारी नहीं होगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचा दीजिएगा, तो आशा करते हैं, हालांकि उनको मालूम ही है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर इसमें से भी कुछ इम्प्लीमेंट कर दे लेबर लॉ का भी, तो इंडिया का और जो जेन्यूनली काम करना चाहते हैं यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और काम करने वाले को नौकरी भी मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।